हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विलोक थ्योरम क्या होती है और इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है लेटेस्ट वाइब्रेशंस, और पेपर का नाम याद कर लो। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ विलोक थ्योरम। भैया नाम से ही लग रहा है कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोक थ्योरम। ओके ओके ओके, ठीक है। इसको ब्लोच भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ब्लोक भी पढ़ा जाता है, ब्लोच थ्योरम। ओके, अच्छा ये थ्योरम सर हमसे कहती क्या है? कुछ ना कुछ तो राज इस थ्योरम में छिपा है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सुना है आपने ये? अरे सर क्यों ना सुना है। तो इसका एक मेन पॉइंट ये था कि इसने हर जगह पोटेंशियल को कांस्टेंट माना, कांस्टेंट पोटेंशियल एनीवेयर, ठीक है, पोटेंशियल एनीवेयर, ठीक है, ये ध्यान देना, एनीवेयर हर जगह पोटेंशियल को क्या माना? कांस्टेंट माना। यार हर यानी कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड में हर एक स्थान पर विभव समान रहता है, ये कहती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी एक ऐसी चीज को नहीं समझा सकी जो कि अब तक आप पढ़ते आ रहे हो। जैसे कुछ पदार्थों की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद में कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, इन सब की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ पदार्थ चालक होते हैं, कुछ पदार्थ अर्धचालक होते हैं, कुछ पदार्थ कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, लेकिन फिर भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये नहीं समझा सकते कि यार ये पदार्थ चालक है या ये पदार्थ कुचालक है या ये पदार्थ हमारा अर्धचालक है, या इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है या इसकी कंडक्टिविटी कम है। बिकॉज क्योंकि इसने क्या माना था? कांस्टेंट पोटेंशियल एनीवेयर, हर जगह जो विभव होता है वो समान रहता। अब जो ब्लॉक साइंटिस्ट थे, फिलिक्स ब्लॉक नाम है पूरा इनका। अब ब्लॉक बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इस चीज़ को समझा ना सकी, तो लाओ मैं भी थोड़ा बहुत इसमें योगदान दूं अपना। तो इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, पोटेंशियल पर। तो ब्लॉक के अनुसार जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट ना होकर पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब समझते हो? आवर्ती होता है। बताऊंगा अभी क्या होता है, समझो पहले चीज़ को कि ब्लॉक के अनुसार पोटेंशियल कांस्टेंट ना होकर आवर्ती होता है। चलिए इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं ब्लॉक थ्योरम का ना एक मेनली एजम्पशन लिख पाऊँ जिससे आप सब समझ जाओगे। तो विभिन्न पदार्थों की, ठीक है, विभिन्न पदार्थों की चालकता के बीच अंतर को समझने के लिए, विभिन्न पदार्थों की चालकता के बीच अंतर को समझने के लिए, ठीक है, क्रिस्टल के विभव में भिन्नता को स्पष्ट किया किसने? ब्लॉक ने। ओके, ये ध्यान देना भैया, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो ब्लॉक ने, ठीक है, BLOCH, ब्लॉक ने, ओके ओके ओके, ब्लॉक ने विभिन्न पदार्थों की, लाइन पे ध्यान देना, विभिन्न, ठीक है, विभिन्न पदार्थों की चालकता, विभिन्न पदार्थों की चालकता के बीच, विभिन्न पदार्थों की चालकता के बीच अंतर को समझने के लिए, अंतर को समझने के लिए, ठीक है, के लिए क्रिस्टल, ओके ओके, क्रिस्टल के विभव, क्रिस्टल के विभव में भिन्नता को स्पष्ट किया। ध्यान देना, भिन्नता को स्पष्ट किया, भिन्नता को स्पष्ट किया, ठीक है। और एक थ्योरी, सिद्धांत का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, प्रतिपादन किया, ये बहुत जरूरी है लिखने के लिए आपको। तो ब्लॉक ने विभिन्न पदार्थों की चालकता के बीच अंतर को समझने के लिए क्रिस्टल के विभव में भिन्नता को स्पष्ट किया और थ्योरी का प्रतिपादन किया। यहाँ पे एक और लिख लियो, एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार, यानी कि इस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, ठीक है, यानी कि इस किया, इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है भैया, जरा लाइन पे ध्यान देना, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, यही है हमारी मेनली प्रमेय। जरा ध्यान देना, मैं एक चित्र बना रहा हूँ और सेम टू सेम आपको भी वैसे चित्र बनाना है। देखो ये मेरे पास क्या है? प्लस है,
ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्लस है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन है, इसको हम धनायन कहते हैं। ये भी मेरे पास क्या है, प्लस है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ए है। इसको बोलते हैं लेटिस कोस्टेंट। ए को क्या बोलते हैं, लेटिस कोस्टेंट। ये हर जगह समान है, इसीलिए इसको हमने लेटिस कोस्टेंट बोला। लिख लो साइड में, ए इक्वल टू लेटिस कोस्टेंट, ठीक है। प्लस, भैया इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, चलो फिर से प्लस, ओके, फिर से प्लस। इस तरह का हमारा एक क्रिस्टल होता है। अभी देखना जरा, ये परी यानी कि आवर्ती पीरियोडिक होती क्या चीज़ है, प्लस प्लस प्लस, बहुत इतनी है ना, इतने धनायन बहुत है हमारे, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये धनावेश है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, यानी कि यह वाला इलेक्ट्रॉन हटा और कूद के जो है ना ये वो यहाँ को आया, ठीक है, यहाँ को आ गया हमारा यह वाला इलेक्ट्रॉन। ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, ये यहाँ को भाग का आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ को भाग के आ गया। बोले यार मैं जा रहा हूँ भैया, मैं अपना स्थान छोड़ के, ठीक है। अब जरा लाइन पे ध्यान देना, तो क्या यहाँ से यहाँ तक विभव समान रहेगा या भिन्न भिन्न होगा। जब ये इस आयन के इफेक्ट में था तो विभव कितना था, जब ये इस आयन के इफेक्ट में आएगा तो विभव कितना होगा, जब इन दो आयनों के बीच से गुजरेगा तो विभव कितना होगा। तो भैया हर जगह कैसा होता है, अलग अलग होता है। कहीं जीरो होता है, कहीं अधिकतम होता है, कहीं जीरो होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ये कहना था किसका, ब्लॉक का। इतनी सी थ्योरी है, बाकी हमें फालतू नहीं लिखना। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। आवर्ती जो मैंने बोला ना, पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये सेम गैप रहेगा, सेम गैप। जितना गैप यहाँ से यहाँ तक है उतना गैप यहाँ से यहाँ तक है, उतना गैप यहाँ से यहाँ तक है, उतना गैप यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना गैप यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पीरियोडिक मतलब, आवर्ती मतलब समान गैप होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जितना गैप है, यहाँ से यहाँ तक उतना गैप होगा, उतना गैप यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना गैप यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जिसको आप बोलते हो पीरियोडिक। विभव का भी बताऊंगा, पीरियोडिक विभव क्या चीज़ है वो ही बताऊंगा। अभी पहला जरा इतना समझ लो, समझ में आया। तो सेम गैप मतलब पीरियोडिक, ओके ओके सर। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के निकट था तो इसका जो पोटेंशियल था ना, विभव, वो जीरो था, ठीक है। और जब ये दो आयन के बीच से गुजरा तो इसका विभव कैसा हो गया, अधिकतम हो गया, ठीक है। यानी कि इस प्रमेय के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ठीक है किसके निकट होता है, पॉजिटिव आयन ठीक है के निकट होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के कैसे होता है, निकट होता है, तो पोटेंशियल जो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो होगा, विभव, वो शून्य होता है या न्यूनतम होता है, शून्य होता है, ठीक है। दो पॉजिटिव आयन ठीक है, दो पॉजिटिव आयन के बीच जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो कैसा होता है भाई, अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है, ठीक है सर। अधिकतम लिखो, अधिकतम लिखो, अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। ध्यान है, इस प्रमेय के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के निकट होता है तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल शून्य होता है। दो पॉजिटिव आयन के बीच पोटेंशियल कैसा होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रकार ठीक है। अब लगाओ हिसाब, यहाँ शून्य है, दो आयन के बीच में कैसा हो गया हमारा, अधिकतम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझाऊंगा अभी, जरा सबर रखो। इस प्रकार ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव आयन ठीक है द्वारा उत्पन्न, दो पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। ओके। और विभव जो होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, ध्यान देना। अतः विभव जो है, ध्यान देना, समय के साथ साथ समय पर बदलता रहता है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि विभव लैटिस की समय अवधि के साथ समय पर बदलता रहता है। आप कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दो, चला यार। अतः विभव समय पर बदलता रहता है,
समय समय पर बदलता रहता है। बस इतनी सी थ्योरम लिखनी है आपको, बदलता रहता है। लो सर, ये हो गई हमारी थ्योरम, बदलता रहता है। तो पॉजिटिव आयन के निकट 0 होगा, ठीक है। दो आयन के बीच में कैसा होगा, दो पॉजिटिव आयन के बीच में अधिकतम होगा। अतः जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो पॉजिटिव आयन द्वारा उत्पन्न पीरियोडिक पोटेंशियल में क्या करता है, गति करता है। और जो पोटेंशियल होता है वो समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। अभी जरा एक छोटा सा डायग्राम और बनाऊंगा मैं, पहले जरा इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी फास्टली। इस डायग्राम का ये बना के आना है पेपर में आपको, मतलब नंबर नहीं मिलेंगे, ये पक्का बना के आना होता है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। ओके ओके ओके, बना लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस इसको बोलते हैं लेटिस कांस्टेंट। ये हर एक आयन के बीच में कैसी रहेगी, समान रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। ए का मान जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना यहाँ से यहाँ तक होगा। अब ठीक है, मैं इन दो आयन के बीच की बात करूँगा। पहले ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। चलिए एक डायग्राम और बनेगा, ठीक है भाई, एक डायग्राम और बनेगा, ठीक है। ओके ओके, अब ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं सर कितना बताएगा ये डायग्राम। ओके 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 सर, ओके। देखो भाई, ये मैंने केवल 1D चैन लूँगा ओनली, एक 1D चैन, ठीक है। एक आयन मेरे पास ये होगा, 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 है ना। ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है। और ये है मेरे पास विभव, ये मेरे पास कितना है, विभव है, इनके पोटेंशियल है, ठीक है, Vx। ओके ओके, हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जब थे आप, यहाँ पर जब थे आप लिख सकते हो भाई इस पॉइंट पे, यानी कि इस पर 0 रहेगा हमारा। ओके, जब आप इस पॉइंट पे थे, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करा। जब इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर पोटेंशियल मेरे पास 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। जब वो यहाँ से चलेगा, इस पॉइंट पर अधिकतम हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर अधिकतम होगा, ऐसे करके ये, फिर 0 हो जाएगा, फिर अधिकतम होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर अधिकतम होगा, और भाई फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो ये पीरियडिक होता है, यानी कि सेम कहानी बार बार दोहराई जाती है। देखो 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर 0 से अधिकतम हुआ पोटेंशियल, अधिकतम से फिर 0 हुआ, यानी कि जो कहानी दो आयनों के बीच होगी, यानी कि जो पोटेंशियल दो आयनों के बीच होगा, वही पोटेंशियल अगले दो आयनों के बीच होगा, वही पोटेंशियल अगले दो आयनों के बीच होगा। समझ में आया? ये होता है पीरियोडिक, यानी कि समान गैप होता है, एक जैसा होता है, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जितना पोटेंशियल में परिवर्तन इन दो आयनों के बीच होगा, उतना पोटेंशियल में परिवर्तन इन दो आयनों के बीच होगा, उतना पोटेंशियल में परिवर्तन इन दो आयनों के बीच होगा, उतना पोटेंशियल में परिवर्तन इन दो आयनों के बीच होगा। ये मतलब होता है इस चीज का, इसको बोलते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। तो यहां से देखो 0 से धीरे धीरे बढ़ता गया, अधिकतम हुआ, फिर अधिकतम से धीरे धीरे 0 हो गया। तो यहां पर क्या करा है ब्लॉक ने, ठीक है, विभव में भिन्नता को स्पष्ट करा, ध्यान देना। और इसी की वजह से हर एक पदार्थ की कंडक्टिविटी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब बस इसको हमें मैथमेटिकल प्रूफ करना, तो यहां तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ले लिया, ठीक है। चलिए कर दें फिर इसको इरेज। अब जरा इसका डेरिवेशन करवाऊंगा भैया बड़ा सा, ठीक है भाई। चलो सर इसको इरेज कर दे दिया हूँ मैं, ध्यान देना। ये 1D चैन थी, मैंने 3D में नहीं लिया था। ओके 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 ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यार इस ब्लॉक थ्योरम का ना स्टेटमेंट थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। वैसे तो ईजी है, डेरिवेशन बहुत ईजी है, पर स्टेटमेंट समझने में दिक्कत पड़ती है। समझ गए होगे किस चीज़ पे इन्होंने फोकस करा, किस चीज़ के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी, ठीक है। और विभव समय समय पर बदलता है हमेशा किन्हीं भी दो आयन के बीच। ओके चलिए डेरिवेशन में प्रूफ कर देता हूँ इस चीज़ को, है ना, ठीक है भाई। डेरिवेशन, ओके सर कर दो सर, छोड़ो मत आज कुछ भी, सब करवा दो। तो सबसे पहले देखो डेरिवेशन के लिए 1D श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको यार, ठीक है। 1D श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है, क्योंकि इसके बिना आपको काम चलने वाला है नहीं, है ना। तो 1 डायरेक्शन में, ठीक है, 1 डायरेक्शन में श्रोडिंगर श्रोडिंगर SCRON ना यार, श्रोडिंगर होता है DINGER, ठीक है।
वन डायरेक्शन सोल्डिजर इक्वेशन निम्नलिखित है। ठीक है भाई, इक्वेशन निम्नलिखित है। डेरिवेशन इजी है इसका, डेरिवेशन तक डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेटमेंट में थोड़ी दिक्कत पड़ती है इसके। वो भी ना पड़ेगी जब मैं पढ़ाऊंगा तो 1D सोल्डिजर इक्वेशन निम्नलिखित है। सर लिखिए जरा, लिखें? हाँ लिख दे रहे हैं। तो d², ठीक है। अच्छा मैं दूसरा मार्कर यूज़ करूँ यार, क्योंकि इससे आगा नहीं। चलो ये वाला यूज़ करके देखते हैं, ये वाला। तो d² साइन, साइन जो है ना वेव फंक्शन होता है, और साइन के पास किसी पदार्थ से संबंधित सभी गुणों की जानकारी होती है। इसको मेमोरी बोला जाता है। मेमोरी जैसा हमारा जो मेमोरी है वो माइंड है ना, कि हमारे पास हर तरह की नॉलेज है इधर उधर की, वैसी साइन होता है पूरे पदार्थ की नॉलेज होती है इसके पास, इसका भी हमें निकालना होता है साइन। ठीक है, इतनी पावर होती है। d² साइन अपॉन dx²। अरे यार ये मार्कर चल तो सही नहीं रहा, इसे हटाओ यार। ठीक है, तो d² साइन अपॉन dx² प्लस के 8 पाई स्क्वायर m, और अपॉन का कितना आ जाएगा h²। ठीक है, टोटल एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी E माइनस वी एक्स, फिर से हमारा क्या आ गया साइन आ गया, और इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। बट आपको पता है कि जो ये वी एक्स है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होगी किसके, वी एक्स प्लस ए के। यानी कि मैंने जो बनाया ना चित्र में ए प्लस एल आई प्लस एल आई प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये बनाया था कि जितना विभव यहाँ पर है उतना विभव यहाँ भी होगा। यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, ये अगर इस पे विभव बी एक्स है तो इस पे भी विभव ए दूरी पर भी सेम विभव होगा। यहाँ और यहाँ विभव कैसा होगा हमारा, समान होगा। फिर यहाँ और यहाँ विभव समान होगा हमारा। ठीक है, ये होता है। तो वी एक्स बराबर वी एक्स प्लस ए आप लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। चलिए समीकरण नंबर हमारी कौन सी हो गई, ये वाली 1 हो गई। ठीक है, अब ब्लॉक ने क्या काम करा, ब्लॉक प्रमेय के अनुसार इस समीकरण को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, कि ब्लॉक थ्योरम के अनुसार, थ्योरम के अनुसार, ब्लॉक थ्योरम के अनुसार इस समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ओके सर, लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो सर, आप बताओ ज़रा, कैसे लिख सकते हो इस चीज़ को। अच्छा, अब यह मामला बड़ा पेचीदा था। तो साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू ई की पावर आई वेव वेक्टर के आई के एक्स और इंटू यू के एक्स, या यू के एक्स। अच्छा ठीक है, ये बड़ा मामला पेचीदा करते सर ये तो। ठीक है, यानी कि ई जो एक्सपोनेंशियल है वाला ई की पावर आई के एक्स है। ठीक है, ये एक प्रकार की ना समतल तरंगें हैं जिनको फंक्शन यू के एक्स क्या करता है, नियंत्रित करता है। मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि ई आई के एक्स प्रकार की क्या है, कि क्या है भैया, समतल तरंगें हैं, समतल तरंगें हैं जिन्हें फंक्शन FUNCTION, जिन्हें फंक्शन यू के एक्स क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है। ओके ओके, अच्छा इस यू के एक्स को भी हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर लेना भाई आप इस चीज को। और यू के एक्स को हम लिख सकते हैं यू के एक्स प्लस ए, वेयर जहां ए के बारे में बता दो कि ए क्या है भैया, वो लेटिस कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये हर जगह समान रहता है, लेटिस कांस्टेंट होता है। ये ध्यान देना, ये ए क्या है, लेटिस कांस्टेंट है। दिख रहा है ना आप लोगों को, टेढ़ा हो गया आ रही है ना, सीधा करके लिखो, कांस्टेंट होता है। ओके चलिए, ए क्या हो गया हमारा, लेटिस कांस्टेंट हो गया। अब इक्वेशन नंबर दे सकते हो उसको आप, मर्जी है, इक्वेशन नंबर 3 कर दो उसको आप, है ना। ये तो थी 1D की बात। अब मैं बात करूंगा 3D में। ठीक है, तो 3D में देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा। ठीक है, इन 3 डायमेंशन, इन 3D देखो इस चीज को मैं लिख लूंगा साइन, ठीक है, एक्स की जगह आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ई आई के फिर से आर वेक्टर और म्यू के फिर से आर वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, 4th हो गई।
और फिर से इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ यू के आर वेक्टर, ठीक है, बराबर में यू के, और जहाँ पर ए है ना वहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आर वेक्टर के प्लस के टी वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर प्लस के टी वेक्टर। भैया जहाँ टी वेक्टर जो है ना, जहाँ टी वेक्टर जो है वो क्या है, टी वेक्टर एक, ठीक है, ट्रांसलेशनल, ओके, ट्रांसलेशनल वेक्टर है। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है ट्रांसलेशनल वेक्टर की मैं कैसे निकालता हूँ, n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n2 n3 सी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, तो यार इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास ये है, इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास ये आ गई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास ये आई है, इक्वेशन नंबर 5। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास ये वाली, ठीक है, सही लिखा है यहाँ तक, ठीक है, मैंने 4D 3D में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है वो क्या करती है, वो ब्लैक थ्योरम को निरूपित करती है, यानी कि ब्लॉक थ्योरम को निरूपित करती है। और समीकरण 5 को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। यानी कि इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 जो है वो ब्लॉक, ठीक है, थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है, ब्लॉक थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। तथा इक्वेशन 6 इक्वेशन तथा इक्वेशन जो मेरे पास 5th है वो क्या करती है, इक्वेशन 5th को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक फंक्शन कहते हैं, ब्लॉक फंक्शन कहते हैं, FUNCTION, ब्लॉक फंक्शन कहते हैं। लेट्स मानना पड़ेगा आपको अब, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक लीनियर चेन आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, अब इसका भी कोई काम नहीं है, अभी काम आएगा इसका, इन दोनों इक्वेशन का हमारे पास अभी एक काम मिलेगा हमें, ठीक है। अब लेट्स मानना पड़ेगा कि माना एक चेन है वो n, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है, n परमाणुओं से मिलकर बनी है और उसकी लंबाई कितनी मान लेंगे हम, l मान लेंगे। तो यहाँ पहले मान लो, माना n परमाणुओं से मिलकर बनी 1D चैन है जिसकी लंबाई l है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कैपिटल L है, तब ठीक है, ओके। बनाओ 1 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, ऐसे डॉट 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 डॉट, कितने परमाणु, n परमाणु, ठीक है, ये सब क्या है मेरे पास, परमाणु है, डॉट 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 डॉट, तो 1 2 3 and 4। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारी कितनी है, a है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, a है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी कितनी है, a है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, l है, ठीक है, l है, ये है, ये, तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास कितना, n है, n इंटू a हो जाएगा हमारा ये। यानी कि जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना l, वो कितनी बैठेगी हमारी, यानी कि n परमाणुओं की संख्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई l जो बैठेगी वो n इंटू a के बराबर बैठेगी, ठीक है। जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं, फिर ले लेगा स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट मैं फिर उसको, ओके सर। क्या डेरिवेशन तो इजी है इसका, डेरिवेशन इजी है इसका, बट थोड़ा सा यह है कि समझना पड़ेगा ठीक से इस चीज़ को, ओके सर, ओके, हो गया हमारा इतना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो, अरे यार मैंने इरेज कर दिया, अब जो समीकरण मेरे पास पहली बनी थी, दूसरी और तीसरी, समीकरण 2 और 3 को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो, ध्यान देना, ओके। समीकरण 2 व 3 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। अब समीकरण 2 चेक करो, ध्यान देना, साइन x है मेरे पास, तो साइन x प्लस na जोड़ दूंगा मैं लंबाई, ठीक है, ये l का मान na के बराबर आ गया, तो मैंने क्या कर दूंगा, तो यहाँ पे साइन बराबर कितना कर दूंगा भैया मैं, x प्लस na है, इजी पॉइंट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ओके। फिर e की पावर i के x है, x में मैं फिर से na जोड़ दूंगा,
और फिर से मेरे पास यू के है, फिर से मेरे पास एक्स है, एक्स में फिर से मैं एन ए जोड़ दूंगा, ठीक है। इतना मेरे पास ऐड हो जाएगा, ये एन ए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी मेरे पास, ये वाली 5 है, तो मेरे पास 6 इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। ऐसी साइन इक्वल टू वो हमारा म्यू के वाला आता है, ठीक है, वो यू के तो ये था मेरे पास एक्स में, ठीक है, बराबर, तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा यू, ये तो सही है इतना, ठीक है। फिर मेरे पास यू के, फिर जहाँ ए है वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एन ए लगा दूंगा, जहाँ पर ए है वहाँ पे मैं एन लगा दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारे पास परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, हमारे पास एन है। एक परमाणु के लिए पीछे वाला है और एन परमाणु के लिए ये वाली कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करूँगा, थोड़ा ध्यान देना ज़रा, समीकरण 3 से समीकरण 4 व वो समीकरण 6 व 7 से, तो यू के एक्स प्लस एन जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, ये यू के एक्स लगा दूंगा, लगा दूं, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस एन ए, ओके, बराबर ई आई के एक्स मैंने अलग करा, ई आई के एन ए मैंने अलग करा, ठीक है। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, और समीकरण मैंने क्या करा 3 से, यानी कि समीकरण मेरे पास 6 है तथा 7 है, समीकरण 6 व 7 से, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ई आई के एक्स करके ई आई के एन ए कर देना है, और भैया यू के एक्स प्लस एन ए की जगह उठा के ये यू के एक्स रख देना है, ठीक है, यू के एक्स, ओके, इतना हो गया हमारा, है ना, ये मैंने इतना रख दिया, ठीक है। अभी ऐसे लिख लो इसको, साइन एक्स प्लस एन ए बराबर ई आई के एन ए पहले लिख लो इंटू, और ये अलग कर लो, ई आई के एक्स और यू के एक्स। अब ये चेक करो कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसके बराबर है, ये चेक करो जरा, समीकरण 3 कौन सी है हमारी, समीकरण 3 से ई आई के एन ए, और ये बराबर है किसके, हमारे पास साइन एक्स के बराबर है, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस एन ए और साइन एक्स को बराबर करने के लिए, मतलब इस वाले पहले वाले जो एटम है इस पर ये जो वैल्यू है वो साइन एक्स है, और इस वाले एटम पर जो वैल्यू होगी वो साइन एक्स प्लस के एन ए होगी, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें बराबर करना है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए हमें इसका मान कितना करना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, है ना। तो ई आई के एन ए बराबर किसका जगह था हमारे पास 1 के, तब साइन एक्स प्लस के एन ए बराबर किसके बराबर होगा तुम्हारे पास, ये साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये मतलब हुआ कि ये पहले परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता है और ये nवें परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता है, और दोनों कैसी हैं, हमारी बराबर है। यानी कि पहले परमाणु पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता और nवें परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता दोनों पे कैसी है, बराबर है। ये भी क्या है, एक ब्लॉक, जो हमारे पास ब्लॉक प्रेम है उसका एक एजेंशन है, एक पॉइंट है जो कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो जरा ध्यान देना भाई, तब साइन एक्स प्लस एन है ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता दोनों कैसी है, हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब है क्रिस्टल में हर एक जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कैसी होगी, बराबर होगी। चलिए इसे बाद में प्रूफ पढ़ते हैं। पहला जरा ये बराबर हो गया, ठीक है, इसको जरा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा इसका, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ओके ओके, हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, इक्वेशन जो आप देख रहे हो ये वाली 8वीं इक्वेशन, ये 8वीं बना ली इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी 8वीं बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी काम में आएगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारी, ये 8वीं बनेगी। 8वीं इक्वेशन ये वाली नहीं है यार, वो गलत हो गई, ये इक्वेशन नहीं, ये वाली बनेगी हमारी 8वीं इक्वेशन, ठीक है। ये ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी बनेगी भाई, 8वीं बनेगी। ध्यान देना, ये अभी काम में आ गई, आगे अभी हमारी काम में आ गई ये वाली इक्वेशन। चलिए अब मैं आगे देखता हूँ। साइन ये हो गया मेरे पास इतना। अब जो 1 है ना, इस 1 की जगह मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ आई के एन ए, 1 की जगह मैं लगा सकता हूँ यहाँ e की पावर आई 2 पाई एक्स। अब ई से ई कट जाएगा, आई से आई कटेगा तो आ जाएगा के एन ए बराबर 2 पाई एक्स,
ठीक है। तो k की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे निकल के हमारी वो 2 पाई एक्स अपॉन Na, और जो Na होता है, ये जो Na होता है हमारा ये L के बराबर होता है 2 पाई एक्स अपॉन Na, ठीक है। और ये किसके बराबर है भैया, L के बराबर है, क्योंकि L बराबर कितना मेरे पास Na हैगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, k की वैल्यू L का आ गई। अच्छा आपको पता है कि 3D के लिए बट परंतु आप जानते हैं, परंतु 3D के लिए निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए सर 3D के लिए लिख के दिखाओ आप। तो एक फॉर्मूला आता है E बराबर आई थीटा बराबर के होता है हमारा कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ठीक है। ओके। अच्छा आई ऐसी रहने दो, थीटा की वैल्यू लगाओ 2 पाई एक्स, ओके बराबर कोस ये भी लगाओ, थीटा की जगह 2 पाई एक्स प्लस के आई साइन 2 पाई एक्स। और पता है कि साइन 2 पाई का मान 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कैसे हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा कोस 2 पाई एक्स प्लस के आई, और पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना कोस 2 पाई एक्स, और e की पावर कितना है मेरे पास, हाँ इसे भी हटाओ, क्योंकि कोस 2 पाई का मान 1, कोस 4 पाई का मान 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 0, खत्म कर दो उसको बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर आई 2 पाई एक्स हो गया। अब 1 की जगह मैं क्या लगा दूंगा भाई, इसे मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, इससे नहीं बोलेंगे हम, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, ठीक। ओके सर, ओके ठीक है भाई। चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब क्या करना है मुझे, ध्यान देना, 3D के लिए ये तुम्हें याद भी करना पड़ेगा। 3D के लिए निम्न प्रकार लिखा जा सकता है e की पावर आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। e आई 2 पाई एक्स कोस 2 पाई एक्स, थीटा की जगह मैंने 2 पाई एक्स लगा दिया, तो मेरे पास 2 पाई एक्स की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 1 हो गई। इसको मैंने ऐसे रहने दिया, कोई बात नहीं है। और जो समीकरण मेरे पास आई थी, अरे मैंने इरेज कर दी यार इक्वेशन, फिर इरेज कर दी। समीकरण 8 से, समीकरण 8 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, मैंने इरेज कर दिया यार, फिर से मैंने इरेज कर दिया। समीकरण 8 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 8 चेक करो कौन सी है, ठीक है। तो इक्वेशन जो 9 थी हमारे पास वो ये वाली थी, साइन एक्स प्लस एन ए, ये तो थी बराबर ई आई के एन ए, और यार इनटू में कितना था, साइन एक्स था, है ना। ये वाली इक्वेशन थी हमारी, जो हमारे पास 8वीं इक्वेशन थी। अब कुछ नहीं करना, 3D है तो सिंपल सी बात है, साइन एक्स प्लस जहाँ पर एन है वहाँ पे मैं टी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करूँगा, लगा दिया मैंने, ठीक है। एक्स की जगह मेरे पास आर वेक्टर आएगा, और फिर मेरे पास ई आई के एन ए की जगह आ जाएगा मेरे पास टी वेक्टर, और साइन फिर आ जाएगा मेरे पास कितना वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास इतना। अच्छा ठीक है, यानी कि जटिल संयुग्मन लेने पर, जटिल संयुग्मन लेने पर, चलिए जटिल संयुग्मन ले लो। ओके सर, ओके। तो साइन स्टार ये ऐसे रहेगा, आर वेक्टर प्लस के टी वेक्टर, इससे नहीं बोलना है। इक्वेशन नंबर बना लो 9, ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। और ई माइनस के हो जाएगा ये आई के टी वेक्टर, ठीक है, और साइन आर वेक्टर, ठीक है, वो भी स्टार में, ठीक है। ये मैंने जटिल संयुग्मन ले लिया। चलिए साइन स्टार ले लो, ओके, आर वेक्टर, अच्छा ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन से बन गए मेरे पास, 10। अब 9 और 10 जो इक्वेशन मेरे पास बनी है इनकी गुणा कर दो, यानी कि इक्वेशन 9 कौन सी है मेरे पास, इक्वेशन 9 तथा 10 कि क्या करने पर, गुणा करने पर, चलिए सर गुणा कर दो, कर दें गुणा, कर दे रहे हैं। फिर साइन आर वेक्टर प्लस के टी वेक्टर इंटू साइन स्टार आर वेक्टर प्लस के टी वेक्टर, और जब गुणा करोगे तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो e की पावर 0 का मान कितना होता है, ये दोनों खत्म, तो बचा मेरे पास कितना, साइन आर वेक्टर इंटू साइन स्टार आर वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता, ठीक है। आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता, ठीक है। यानी कि आर वेक्टर पर इलेक्ट्रॉन
ज्ञात करने की कि प्रायिकता ये कैसा होता है, प्रायिकता यानी कि प्रायिकता के बराबर होता है, के बराबर होती है, यानी कि आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता आर वेक्टर पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता के बराबर होती है। अतः क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता, चलो मैं बोले दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है, ये इसका एक एजम्पशन है, एक समान होती है। यही हमारी क्या ब्लॉक इक्वेशन है। ब्लॉक इक्वेशन यही कहती है कि हर एक स्थान पर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की प्रायिकता कैसी होती है, समान होती है, पर हर एक पॉइंट पर जो यानी कि दो आयन के बीच हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो इतनी छोटी सी थी हमारी ये ब्लॉक थ्योरम, आराम से कवर कर लोगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत, पेपर में आता है ये टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।